नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद उसका लेक्चर 3 देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर 2 और उसके पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर 1 को जो है देख लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो हम जानेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत ही महत्वाकांक्षी था। देखिए, लुई फिलिप्स जो था एक उदारवादी का मतलब होता है जो समाज के हित में काम करे, समाज की भलाई के लिए काम करे, उसी को जो है उदारवादी कहते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जिसके मन में जो है, जिसके दिमाग में जो है बड़े बड़े इच्छा हो, बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद है उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। देखिए, उसने जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का जो है लागू किया। इसके साथ ही साथ 1840 ईस्वी में जो है गीजो को प्रधानमंत्री जो है इसने बनाया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, गीजो जो था वो बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो समाज के हित में काम करने के लिए जो है बिल्कुल भी जो है समाज के हित की जो है काम नहीं करना चाहता था। समाज की भलाई के लिए जो है कोई भी काम नहीं करना चाहता था, और वो जो है किसी भी प्रकार का जो है सुधार नहीं चाहता था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। देखिए, जो गीजो जो था वो ना ही वैधानिक, समाज में किसी भी प्रकार का सुधार ना हो, आर्थिक किसी का इनकम या फिर कोई जो है कमाए या ना कमाए, इससे उसको जो है इसके जो है वो विरुद्ध था। वो नहीं चाहता था कि उसके जो देश के लोग थे वो अच्छे से काम करें, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारे, इसके विरोध में था वो। ठीक है, अब क्या है, लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत भी था। देखिए, लुई फिलिप्स क्या किया, जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े लोग थे, रईस थे, धनी लोग थे, उनको जो है अपने साथ रखा, और जो लोग जिनको जो है शासन यानी कि किसी भी राजनीतिक जो चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं थे, उनको रखा। इसके साथ ही साथ उसने जिनकी संख्या वहाँ पे अल्पमत यानी कि कम थी, उनको भी अपने साथ रखा। उसके पास क्या है, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके पास कोई भी सुधारात्मक जो है कार्यक्रम भी नहीं था, और उसको जो है विदेश नीति में जो है सफलता जो है हासिल नहीं हो रही थी। वो हमेशा जो है असफल हो जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। उसके शासनकाल में क्या हुआ, भूखमरी और बेरोजगारी जो है बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जो है गीजो की जो है जगह जगह पर जो है बुराइयां होने लगी। ठीक है, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जो सुधारवादी यानी कि समाज में जो सुधार लाने, समाज में जो है बदलाव लाने वाले व्यक्ति जो थे, उन्होंने जो है 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो है पेरिस के कियर्स में जो है कियर्स के नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया। कियर्स के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा भोज का जो है आयोजन किया गया, जिसमें जो है बहुत सारे लोग आए, और जो है
भोज रखा गया, मुर्गा मछली चापा गया उसमें, और जगह जगह क्या हुआ, क्या है आगे देखिए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। जगह जगह जो है लुई फिलिप्स का विरोध होने लगा, जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए, लुई फिलिप्स को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 24 फरवरी को लुई फिलिप्स गद्दी जो है त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। देखिए उसके बाद क्या होता है, 22 फरवरी को भोज का आयोजन होता है और 24 फरवरी को जो है लुई फिलिप्स जो है गद्दी त्याग देता है और इंग्लैंड जो है भाग जाता है। एक सवाल आपसे है कि जो भी जो है देश छोड़ के भागता है वो इंग्लैंड ही क्यों भागता है? आप देखिएगा, जो भी राजा हुए जो है गद्दी छोड़ा वो इंग्लैंड ही भागा, या फिर जो धनिक लोग भी हैं वो इंग्लैंड ही भाग जाते हैं। आप यहाँ पे विजय माल्या का भी एग्जांपल ले लीजिए, उसने जो है SBI वाला सबका पैसा लेके भाग गया इंग्लैंड। और इस बार जो है 2025 में IPL जो है बेंगलुरु टीम जीती है, तो वो विश कर रहा था बेंगलुरु टीम को, क्योंकि बेंगलुरु टीम का जो ऑनर था वो विजय माल्या ही था। तो विजय माल्या विश कर रहा था, तो SBI वाले जो लोग हैं उन्होंने जो है विजय माल्या को जो है कमेंट किया कि सर आप इंडिया आइए, हम मिल के जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा है कि जो भी गद्दी छोड़ता है वो इंग्लैंड ही भागता है। आप इसके बारे में आप लोग इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या है। उसके बाद क्या है, तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली वहाँ की एक पार्टी थी, उसने जो है गणतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस की घोषणा करते हुए क्या किया, 21 वर्ष से जो ऊपर के लोग थे उनको जो है वोट डालने का अधिकार दिया, साथ ही उनको जो है काम कराने की जो है गारंटी दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। देखिए जो गणतंत्रवादी थे उनका नेता जो है मार्टिन, और सुधारवादी का नेता जो था, जो समाज में सुधार चाहता था, किसी भी तरह का बदलाव चाहता था, उसका नेता लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। जो सुधारवादी और गणतंत्रवादियों के नेता थे, इन दोनों में जो है क्या कहते हैं आपसी मतभेद हो गया। इसके वजह से जो है लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति से क्या हुआ कि सिर्फ फ्रांस की ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश जो है इसके चपेट में आए, इससे प्रभावित हुए, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इटली, अब क्या है, इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। क्या हुआ, इटली और जर्मनी के जो उदारवादी थे उन्होंने क्या किया, एक मांग उठाया और जो है राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना को जो है मांग करने लगे, और इसको जो है इस मांग करने के लिए आगे बढ़ाने लगे। इसके साथ ही साथ संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर इसको जो है आधारित किया गया। अब है दोस्तों इटली का एकीकरण। देखिए इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इटली जो है 19वीं शताब्दी में एक
एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में इसको जो है बांटा गया था। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इसके कारण जो है वहाँ पे अलगाव की भावना थी, लगाव की भावना जो है नहीं थी कि कोई जो है किसी के साथ जो है लगाव नहीं था। एक राज्य जो है दूसरे राज्य से लड़ा करते थे। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे और भी अन्य समस्या भी थी। देखिए, इटली बहुत सारा जो है राज्यों में विभाजित था, तो उसका जो है एकीकरण करने के लिए, उसको एक इकट्ठा करने के लिए जो है भौगोलिक यानी कि ज़मीन का जो है समस्या भी आ रहा था उसमें, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी समस्या आ रहे थे। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में क्या था? ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान से आप देखिएगा, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसी विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इसमें जो है क्या करता था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है इसमें भी डूब जाया करता था, इसमें भी हाथ लगा दिया करता था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अस्वाभाविक था, यानी कि इटली का एकीकरण ये नहीं होने देने चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है विरोध में थे एकीकरण का। वो नहीं चाहते थे कि जो है इटली का एकीकरण हो। इटली जो है एक शक्तिशाली देश बने, उनका एकीकरण ना हो, इटली जो है बटा रहे, कभी भी एक साथ जो है सब कोई ना मिले। और इस वजह से उनका जो है इस वजह से ये भी गारंटी था कि वो लोग जो है इसका विरोध जरूर करते हैं। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। इटली की जो राजधानी थी रोम, वो पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। देखिए, पोप क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और वो भी उसके पोप के नेतृत्व में हो, और साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। धार्मिक नेतृत्व से चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह का शासक और का नेतृत्व हो उस पर। इसके अलावे क्या था? इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी मौजूद थी। मतलब इसके अलावे भी बहुत तरह का जो है इटली के ऊपर दबाव था ताकि इसका एकीकरण ना किया जाए। प्रशासनिक मतलब पुलिस वगैरह भी लगी थी ताकि इटली का एकीकरण ना हो। परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में ही इटली के अंदर जो है राष्ट्रीयता का जो है विकास होने लगा था। लोग अपने देश से जो है प्रेम करने लगेगा। मान लीजिए हमारा देश जो है भारत है, उसको जो है कई देशों में जो तोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना जो है जगेगी कि ये जो है हमारा देश है, और सभी लोग जो है एक साथ मिलकर इस देश का एकीकरण के लिए आवाज़ उठाए। तो ऐसे ही हुआ था उस समय। तो इटली के अंदर भी जो है राष्ट्रीयता का जो है विकास हो रहा था। लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है जग रही थी। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ा था। जो फ्रांस में घटना हुआ था उसका भी जो है प्रभाव इटली पे पड़ा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या हुआ? नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है इटली का जो है एकीकरण का साथ दिया। वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो,
और इसमें जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे इटली के विजय के पश्चात क्या हुआ, नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, यथा सिसपाइन गणराज्य, क्या है, लिगुनियन तथा ट्रांसपेडेन। देखिए इटली विजय के पश्चात क्या हुआ, नेपोलियन इसको जो है 3 जो है गणराज्यों में जो है डिवाइड कर दिया, सिसपाइन गणराज्य, लिगुनियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य। उसने यातायात व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लगाया। क्या किया उसने, यातायात यानी कि वाहन वगैरह जाने होने का सुविधा भी जो है बंद कर दिया, चुस्त दुरुस्त कर दिया तथा किया, और जो है संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लगाया। संपूर्ण जो क्षेत्र था उसको जो है एक आदमी के हाथ में दे दिया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। यही सब कारणों से जो है वहाँ पे जो है वहाँ के जो लोगों में जो है उदारता का भावना जो है आया। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। क्या हुआ कि सार्डिनिया और पिडमाउंट जो था उसका भी जो है एकीकरण कर दिया गया था, और इस प्रकार जो है क्या हुआ, इटली का जो एकीकरण की जो दिशा थी वो दिखाई देने लगी कि कैसे जो है इटली का एकीकरण होगा। क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। इटली के कुछ राज्य थे जिसमें 1820 ईस्वी में ही संवैधानिक सुधार के लिए जो है आंदोलन होने लगे। वहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। देखिए एक गुप्त दल बनाया गया जिसका नाम था कार्बोनरी। उसका जो है उपयोग जो है राष्ट्रवादी जो अपने देश के से प्यार करते थे उनके द्वारा किया जाने लगा, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना था, गणतंत्र की स्थापना करना था। देखिए इसका जो है उद्देश्य क्या था कि राजा का जो शासन था, राजतंत्र यानी कि राजा का बेटा जो राजा का बेटा था वो राजा बनेगा और को जो है समाप्त कर देना था, और गणतंत्र यानी कि लोगों का शासन का जो है स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। जो मेजनी था जो प्रसिद्ध राजनेता था, राष्ट्रवादी राजनेता जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, मेजनी, उसका भी संबंध ये कार्बोनरी दल से ही था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। देखिए 1830 की जो क्रांति हुई उसके जो है प्रभाव में आकर इटली को भी जो है दिखाई जो है देने लगा, और इससे भी जो है रहा नहीं गया, और यहाँ भी जो है लोगों ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तर और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मेजनी क्या किया, मेजनी इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तर और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसने जो क्या किया, ये जो जितने भी राष्ट्रवादी जो नेता थे, नागरिक थे, इन लोगों को
इन लोगों का जो आंदोलन था मेजनी ने जो है दबा दिया, और मेजनी ने मेटरनिख जो है दबा दिया, और मेजनी को जो है इटली छोड़कर जो है भागना पड़ा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।